उसने एक मर्डर किया चेन्नई में। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, पैसा कहाँ से लाएं? मानव प्रवृत्ति है कि जो काम एक व्यक्ति जैसे करता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी और आप लोग जानते हैं कि लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस प्रोग्राम में हम इनवाइट करते हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी को जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है अपनी सक्सेस जर्नी से। तो आज मेरे साथ में है श्री नवरत्न अग्रवाल जी, बिकानो ब्रांड के ओनर एंड डायरेक्टर बीकानेर स्वीट। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक थैंक यू अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें बुलाया और आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। ले रहा है तो स्वाद प्लस आवाज़ भी उसके पास जानी चाहिए, उसके अंदर सारे प्रकार के टेस्ट होने चाहिए। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं प्रत्येक आइटम के लिए और उसमें जब लगे रहते हो और पहले आपके अंदर होना चाहिए कि जो हो रहा है श्रेष्ठ हो रहा है और मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, को मैं सबके साथ में मिलके और पूरी मेहनत करूंगा तब जीत। मेरे को नहीं लगता कहीं हारे हैं आप। 100% जहाँ पे भी हो, जिस जगह हो, जितना भी कर रहे हो, श्रेष्ठ काम करने लगते हो तो आपका ब्रांड बनने में देरी नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने बेस्ट चीज़ बनाई है और बेस्ट चीज़ अर्पण करी है। तो जैसे कबीर जी कहते थे ना, वो कहते थे कि भगवान राम के बुनते थे तो भगवान के लिए बुना और देते थे कि भैया भगवान को ही दिया मैं तेरे को, सीधी बात है। और परमात्मा को ही दे रहा हूँ, सीधी बात है। परमात्मा के लिए चादर बना रहा हूँ तो झुलाए थे तो वो परमात्मा को ही दे रहे हैं। वो जो बनाया चादर उन्हीं के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको झुलाया परमात्मा मान के देते थे। तो वही चीज़ मैंने अडॉप्ट करी, या फादर और हमारे वही मानते थे। तो मतलब इसके लिए ब्रांड के लिए प्रत्येक चीज़ है, कोई एक पैरामीटर फिक्स नहीं है। और फिर उसके बाद लोगों की एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, रेट भी, क्वालिटी, दोनों का मिक्स एंड मैच करके। पहले आपको माल देने के लिए रेट की बात नहीं होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम कस्टमर्स के पास या जितने के पास भी माल जाए वो अल्टीमेट सेटिस्फाइड हो। अब सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद आपकी जर्नी बढ़ने लगती है। उसको लगे कि हाँ मार्केट में और जो क्या चीज़ दूसरे बना रहे हैं, जो आपके कहते हैं, कोई कहता है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्स, जो आपको क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, वो आपको कई चीज़ें अवेयर करने के लिए, जानने के लिए आपको बहुत चीज़ें सपोर्ट कर रहा है। तो भाई मारुति और होंडा, और मैं कहता हूँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। उसने होंडा ने जो बनाई है चीज़ें वो मारुति भी ऑब्जर्व कर लेगा, जो मारुति कोई अच्छी चीज़ें हैं वो भी ऑब्जर्व कर लेगा। तो हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करें, समझें और जो बेस्ट चीज़ है उसको अपनी प्रोडक्टों में लेके आए। हाँ, वैल्यू एडिशन क्या करना है, वैल्यू एडिशन इसलिए ना एक कैसे बड़ी करते प्यारी सी लाइन बोलते हैं, हैं। ये मतलब हर व्यक्ति पे लागू होती है। इसका एग्जाम्पल बड़ा मैं नेगेटिव बोल के आपको बताता हूँ। जैसे एक सीरियल किलर होता है ना, उसने एक मर्डर किया चेन्नई में, फिर वो शांत बैठ गया। फिर कुछ महीने बाद उसने किया बिहार में, फिर किया राजस्थान में, फिर किया उत्तर प्रदेश में, फिर किया दिल्ली में। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो पैटर्न को पकड़ती है कि ये जो मर्डर हुआ उसके पीछे ये टेक्निक इसने यूज की, और जो वहां मर्डर हुआ वहां भी वही टेक्निक थी। वो टेक्निक के पैटर्न को एनालाइज करती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। इसीलिए कहते हैं द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। अगर आप ईश्वर के प्रति कोई काम कर रहे हैं तो आप हर काम वैसे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने परिवार के प्रति प्यार रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, तो आप सबके प्रति रखेंगे और रखना चाहिए। एक मानव प्रवृत्ति है कि जो काम एक व्यक्ति जैसे करता है वो हर काम वैसे ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी करने का मन है ना उसको पूरी शिद्दत से करें, और ये मान के चलें कि मैं ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और अपने लिए बना रहा हूँ, और इतना समतुल्य बना रहा हूँ कि मुझे ईश्वर को भी समर्पित करना पड़े तो मैं कर दूंगा। बिल्कुल। तो ईश्वर के समतुल्य जब अपने आप को या अपने ग्राहक को या चीज़ों को रखेंगे तो शायद बहुत बेहतर प्रोडक्ट बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और जब आप बेस्ट करेंगे ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। तो सर ये तो बात रही कि भाई किसी व्यक्ति को अगर करना है। एक प्रॉब्लम युवाओं के सामने आती है, वो अक्सर, क्योंकि मैं एक बिजनेस कोच हूँ तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर हाउ टू अरेंज फंड्स, पैसा कहाँ से लाएं। तो मैं तो उनको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आपके पास अच्छे बायर्स तक पहुँचने की रीच का फार्मूला है, आपके पास एक्सपेंशन का तरीका है, आपका प्रॉफिटेबल है, आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, और आप राइट मार्केटिंग के जरिए राइट तरीके से अप्रोच करते हैं ना, तो इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल फैक्ट। मैंने कहा अब इसको ना दूसरे नजरिए पे सोचो। ये मत सोचो कि तुम किसी से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, अब ये सोचो कि तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट मांगने आता है तो तुम क्या चेक करोगे। तो बंदा कहता है सबसे पहले तो ये चेक करूंगा जी प्रोडक्ट क्या है, दूसरा ये चेक करूंगा उसकी क्वालिटी क्या है, तीसरा चेक करूंगा उसका प्राइस क्या है, चौथा चेक करूंगा उसमें प्रॉफिट कितना है, पांचवा चेक करूंगा वो बिकेगा कहाँ कहाँ, छठा चेक करूंगा उसका क्लाइंट कौन कौन है, सातवां चेक करूंगा इसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या है, आठवां चेक करूंगा कि कहीं मार्केट में कॉम्पीट होकर लो प्रॉफिट मार्जिन पे तो काम नहीं कर रहा,
तो मैंने कहा यही तो तुम्हारे लोग भी चेक करेंगे। बिल्कुल 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 जब तुम definitely। पैसा देते समय अपने सारे ज्ञान चक्षु खोल लेते हो, तो पैसा लेने वाला व्यक्ति जिससे आप ले रहे हो, वो भी सारे यही प्रश्न करेगा। अब इन सभी प्रश्नों को क्रम अनुसार एक बिजनेस प्रपोजल में डिजाइन करो, इन्वेस्टर को पिच करो। कहते सर इन्वेस्टर कहां से लाएं? मैंने कहा हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे सराउंड में है वो एक इन्वेस्टर है। बिल्कुल सबसे पहला इन्वेस्टर कौन है? आपके माता, आपके पिता। दूसरा इन्वेस्टर कौन है? आपके फ्रेंड्स। तीसरा इन्वेस्टर, चौथा इन्वेस्टर कौन है? आपके रिलेटिव्स। पांचवा इन्वेस्टर कौन है? हर वो व्यक्ति जो सफलता के आगे, सफलता के वाले व्यक्तियों को पकड़ता है, देखता है, समझता है और उनसे मिलना चाहता है। हर वो व्यक्ति जो बिजनेस के नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। जरूरी नहीं कि बैंक के इन्वेस्टर है, जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टर क्या है? सराउंडिंग में ही है। सेकंड इन्वेस्टर कहाँ है? उससे नेक्स्ट कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल। उसके ऊपर क्या हो गया? फिर बड़े बड़े बैंक्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए। तो एक क्रम है, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे और सही तरीके से प्रपोजल को पिच करोगे। और दूसरी बात, इन्वेस्टर बड़ा स्मार्ट होता है। आप कितना मैनिपुलेशन कर लो, वो विद इन फ्यू मिनट्स वो आपके पूरे के पूरे बिजनेस सिस्टम को समझ के उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, आपसे आगे जा चुका है। तो ये तो रहा मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट जो उनको बताता। जेन्युइन अगर आप हो, जो मैं समझता हूँ, अगर आप जेन्युइन हो, सच्चे हो, क्वालिटी सच्ची है, तो आपको डायरेक्टली आप अप्रोच करते हो लोगों से और अपनी चीज़ें बताते हो। तो हो सकता है थोड़ी शुरू में दिक्कतें आती है क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। ये जेन्युइन है कि दिक्कतें आती है क्योंकि सामने वाले को मालूम नहीं है कि वो क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ नहीं बनेगी। एक अंधेरे में कोई चीज़ पड़ी होती है, तो हमें उस पर अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे बन सकता है, यानी बैंक से करो, काम को करना है। आपका टोटल मोटिव जो होना चाहिए कि मुझे इस काम को अचीव करना है। आपको सराउंडिंग से फाइनेंस नहीं मिल पाया और नहीं मिल पाया, तो किसी ऐसे लोगों को जोड़ लो जिसके साथ इक्विटी पार्टनर बन जाए, कुछ और बन जाए कि भैया ये चीज़ है और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, और इस तरह करके दिखाने की पे उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपके साथ आज नहीं कल दुनिया भर के लोग जुड़ेंगे। जी, ये बात तो गुजरातियों से बहुत बढ़िया लगती है। मैं गुजरात में जब भी प्रोग्राम करता हूँ ना, और जो लोग आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ओनर आया है और साथ में कोई दूसरा बंदा है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड में, पर्सनैलिटी में डाउन है। तो मैंने कहा सर ये इसके सामने डिस्कस कर लें। कह रहे जी मेरा पार्टनर है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? एक ये सूटेड बूटेड बंदा, लाला जी इतने बढ़िया, और ये एक देखने में वर्किंग क्लास लग रहा है, और ये इनका पार्टनर कैसे है? मैंने कहा लाला जी ये पार्टनर कैसे है? कह रहे क्या बोलते हो महेश्वरी जी, ये अपना पार्टनर है, मैं कैपिटल पार्टनर हूँ, ये वर्किंग पार्टनर है। मैंने कहा मतलब? कह रहे पैसा मेरा लगा हुआ है, साथ में इसका मेहनत लगा हुआ है। मैंने कहा और कौन कौन से पार्टनर होते हैं गुजरात में? कह रहा सर वर्किंग पार्टनर होते हैं, कैपिटल पार्टनर होते हैं, मार्केटिंग पार्टनर होते हैं, सेलिंग पार्टनर होते हैं, परचेजिंग पार्टनर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने तो इतनी सारी पार्टनरशिप बनाई। उनका परचेजिंग पार्टनर क्या होता है? कह रहे भाई जैसे मान लो मेरे पास सेल है, ऑर्डर मैं ला सकता हूँ, माल बेच सकता हूँ, पर पैसे नहीं है, तो परचेजिंग को पार्टनर बना लूंगा कि भाई तेरा माल 10 रुपए का है, मैं उसको बनाता हूँ 15 का बिकता है, मार्जिन होता है, तो एक काम कर 10 मेरे पास नहीं है, तो 10 का मेरा पार्टनर है, बिल्कुल उस सही है। माल से हम माल बनाएंगे, जो 15 का बेचेंगे उसमें 2 रुपए तुझे प्रॉफिट दूंगा, बिल्कुल तो तेरा बिल्कुल। 10 का माल 12 में लूंगा। सही तरीका है, बिल्कुल अमित जी, तो बिल्कुल सही ये तरीका। गुजरातियों से मैंने सीखा। हाँ नहीं, फैक्ट है, ये सही तरीका और जब गुजरात में मैंने शोरूम बनाया ना सर, पहला मेरा शोरूम सूरत में बना। सूरत में मेरे 3 शोरूम है, वराचा, अडाजन और न्यू सिटी लाइट। तो तीनों शोरूम के जो बंदे हैं, उसमें एक एक शोरूम में 8-8 9-9 पार्टनर हैं। अच्छा। हम दिल्ली में कहते हैं कि अगर जहाँ 2 पार्टनर हुए तो व्यापार चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा ये 8 पार्टनर कैसे हैं? कह रहा सर ये कैपिटल पार्टनर, ये सेल्स पार्टनर, ये ऑब्जर्वर पार्टनर जो शोरूम को चलाएगा, ये मार्केटिंग पार्टनर, और ये परचेजिंग पार्टनर जो आपको मैनेज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा बहुत बढ़िया तरीका है यार। तो ये तरीका होता है जिससे हम एसोसिएशन, बिजनेस विद द एसोसिएशन और द पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल, एक परिवार बना लो। जब तक परिवार नहीं बना पाओगे, उसका और उसके परिवार की अल्टीमेट केयर नहीं करोगे, वो भी एक परिवार है, उसके सुख दुख सब में आगे बढ़ के उसके प्रति जिम्मेदारी लो। एक तो मेरा कंटेंट बड़ा वायरल हुआ था कि दरवाजा खटखटाओगे तो जरूर खुलेगा, और मांगोगे तो जरूर मिलेगा, इसलिए जरूरी है दरवाजा निरंतर खटखटाते रहने की। एक एग्जांपल था बहुत बढ़िया कि कितने लोग हैं जो रात में या सुबह उनको कोई बताता है कि रात को चौकीदार आया था, तो कितने लोग हैं जिनको कहते हैं चौकीदार आया था, उनको उनके पेरेंट्स बताते हैं, बड़े लोग बताते हैं कि हाँ भाई रात को चौकीदार आया था। जब आपको इस सुबह पता लग जाता है रात को चौकीदार आया, तो आप सेफ महसूस करते हैं। लेकिन जो रात को चौकीदार आया था, उन्हें पूरी रात एक बात बोली थी कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, लेकिन ये सुना किसने? जो पहले से जाग रहा था। जो पहले से जाग रहा था वो ये सुन के बैठा है कि जागते रहो, इसका मतलब चौकीदार है। इसका मतलब जो सोए हुए उनको सुबह बता दूंगा कि रात को चौकीदार है, क्योंकि वो सोए हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जागते रहो का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी का मतलब है दरवाजा खटखटाते रहो 1%, 2% टिल द लास्ट, जब तक दरवाजा ना खुल जाए। बिल्कुल सही बात। और मांगते रहो जब तक ना मिले।
ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल और बिल्कुल जो इसको फॉलो करेगा उसको इन्वेस्टर मिलेगा, उसको वर्किंग पार्टनर मिलेगा, उसको एसोसिएट पार्टनर मिलेगा, या उसको एक तरह का ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको पुश करेगा काम करने में। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट लेकर भी होता है, बिजनेस एक रेफरेंस लेकर भी होता है। एक व्यक्ति ने किसी का रेफरेंस दिया, उस रेफरेंस से आपको सेल्स मिली, वो भी तो बिजनेस का एक पार्ट है। तो नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क से ही नेटवर्थ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर और कई बार एक क्या होता है कि जैसे पार्टनर बनाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें कई बार बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है, मालूम पड़ता है इंटरेस्ट रेट, बैंक से लोन ले लिए, अपन को रीपेमेंट में दिक्कत आ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी बड़े लोग होते हैं, जी जिनके बिजनेस बड़े चल रहे होते हैं, उनके साथ टाई अप कर लो। जैसे अंबानी के काफ़ी सारे बिजनेस लाइन्स हैं, टाटास की बहुत सारी लाइन्स हैं। अगर हम उनके पास जाके अपनी बातें कहते हैं, जी तो उनके लिए पीनट्स होता है, और लेकिन उनके साथ बाकी सिस्टम बहुत बड़ा मिल जाता है। बिल्कुल जहाँ हम कहीं लेक कर रहे होते हैं, तो वो उनका सिस्टम्स आपको सपोर्ट कर देता है। ग्रेट। तो हम बिजनेसमैन और किसी के साथ जाते हैं, तो वो बड़ी बारीकियों से निकले होते हैं, कई बार फेल हो के निकले होते जी हैं। तो उनके फेल नहीं कह सकते, बल्कि एक्सपीरियंस से अनुभव निकले, कहते हैं, जीवन का अनुभव उन्होंने एक्सपीरियंस से, किया है। अनुभव से निकले होते हैं। तो वो अनुभव, वो कहीं जो गलती करते हैं हम कई बार नए, कि सोचते हैं यहाँ सक्सेस कर लेंगे, यहाँ सक्सेस कर लेंगे, जेन्युइनली वो सक्सेस नहीं कर पाते। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप फेल हो जाते हैं। जी मैं ये नहीं कह रहा आप फेल हो जाओगे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फेल होते हैं। तब फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपीरियंस ले पाते हैं, लेकिन हमारे पास कैपिटल इतनी होती है, कहीं उसकी दलदल में ना फंस जाएं, जी ऐसे लोन के चक्कर में कि अपने हायर रेट पे इंटरेस्ट ले लिया। वो इंटरेस्ट नहीं, पार्टनर के रूप में ले रहे हो, वो आपके सपोर्ट पार्टनर भी इसको बनाना चाहिए, यस जो आपके बिजनेस में उसका एक सपोर्टर हो, जी जो आपका एक और एक मिलके 11 बनते हो। बिल्कुल तो इसको एक बैलेंसिंग है, इसको ध्यान करके समझने की जरूरत है। लोन भी लेना, कोई लोन मिल भी जाए आसानी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, कहीं नुकसान और कम भी हो तो भी, मतलब ऐसे नहीं कि आराम से ले लो लोन, जी कम पे भी आपके, क्योंकि इनकम के सोर्सेज नहीं होते, तो मालूम पड़ता है इंटरेस्ट तो डे एंड नाइट 24 घंटे चल रहा है, चाहे 5% का हो, 6% का हो, कम भी होगा तो भी आपका वो मल्टीप्लाई बड़ी स्पीड से भाग रहा है। तो भी हमें बहुत इस पे बैलेंसिंग करने की जरूरत है, बहुत ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि हमें रीपेमेंट करनी है उसकी। तो उसको मतलब एक बैलेंस करना जरूरी है। ग्रेट। हाँ। तो ग्रोथ पॉसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बल्कि धीरूभाई अंबानी जी ने कहा था कि दुनिया के सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग आजीवन काम की तलाश में भटकते हैं। कितनी बेहतरीन, एक बिल्कुल। ही लाइन में व्यापार का पूरा सार है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपका फोटे भी है और आपका उसमें मास्टरी भी है, कि कितना बड़ा रोल है लाइफ में, लाइफ बैलेंस करने के लिए, व्यापार या अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली लाइफ और साथ में आध्यात्म, मतलब हम ईश्वरीय शक्ति की बात करें तो उसका कितना बड़ा रोल है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ईश्वरीय शक्ति, जब तक आप अपने आप को जान नहीं पाते, तो इसका तो बहुत बड़ा रोल है। जीवन है क्या, पैदा हुए हैं और एक कुछ समय बाद चले जाएंगे। पैदा किसने किया और उसके अंदर है कौन? मैं तो समझता हूँ कि जब पैदा हुए हैं तो परमात्मा ने भेजा। वो सराउंडिंग के, हमें सराउंडिंग के लोग जो होते हैं, मार्गदर्शक, टीचर, शिक्षक, माँ बाप के रूप में, सराउंडिंग भाई बहन, जितने फैमिली के लोग, फिर पढ़ाई जब बढ़ते जाते हैं तो टीचर्स और स्पेशलाइज लोग, फ्रेंड सर्कल्स, वो हमें अपने अपने जीवन से बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे एक बारिश होती है, नदी पे, एक पहाड़ों पे गिरती है, तो पहाड़ों के साथ जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ऑब्जर्व करती है, वो पानी आगे बहता है। जैसे गंगा कहते हैं ना अमृत है, जी और मट्टी में मिलती है तो मट्टी का साथ में ऑब्जर्व करती है। तो हमारा काम है कि हम जैसे एक बूंद गिर रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर बन जाएं, उन चीज़ों का प्रत्येक चीज़ समावेश करें अपने अंदर, अपने जो अंदर चीज़ मिले उसको समावेश कर जाए, एब्जॉर्व करें। अपने आप के अंदर सब चीज़ें समावेश करते चले जाएं, और अपनी सारी चीज़ें जो अपने पास, जो हमने जीवन का जितना भी एक्सपीरियंसेस हैं, ज्ञान है, प्रेम है, और जो तेज है, वो हम सबको देते चले जाएं। जीवन का मतलब ही एक है कि हम, जैसे एक शरीर है, शरीर के अंदर पूरी आँख, नाक, कान, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हड्डियाँ, खून, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। जी ब्रेन एक दूसरे को, मतलब कितना सिंक्रोनाइज्ड है सिस्टम, कि सारे के सारे ब्लड भी है, एक एक जने को एनर्जी दे रहा है, आंखें जी उन सबको, ब्रेन को भी मार्गदर्शन दे रही है, कान सुनने में सपोर्ट कर रहे हैं, नाक में। ऐसे ही शरीर ही नहीं है, हम एक प्राण तत्व हैं, वो अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के भी हम उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। क्योंकि वो एनर्जी अगर हम रिसीव करते हैं, जो बीज है, जो करंट के रूप में बह रही है, वो प्रत्येक में जितनी ज़्यादा हम एनर्जी या तेज के साथ देख सकते हैं, जैसे करंट कर रहा है, उसमें एसी लगाओगे तो एसी चल पड़ेगा, और कोई बड़ी चीज़ लगाओगे तो बड़ी चीज़ चल पड़ेगी, और उससे बड़ी लगाओगे तो उससे बड़ी चल पड़ेगी, इंडस्ट्री चल पड़ेगी। तो ऐसे ही हम उस एनर्जी के अंदर, जो हम परम ज्ञान, परम तेज किसी और के पास अनंत ब्रह्मांड में भी, वो सबका समावेश है हमारे बीज रूपी में। खाली उसकी दृष्टि और उसकी तेज को हमें देखने की और अनुभव करने की जरूरत है।